जय हिंद दोस्तों। हम हमारे देशभक्त क्रांतिकारी की सीरीज में जो हैं अब फिर से एक नई वीडियो आपके सामने लेके आ चुके हैं। अब हम कुछ और नए कैरेक्टर से जुड़ेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारे बीच में है वो कैरेक्टर है हमारे पास सचिंद्र नाथ सान्याल। ये एस एन सान्याल के नाम से काफ़ी मशहूर रहे हिंदुस्तान के अंदर। इनके बारे में आपको जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस बुक में दी गई है। मैं आपके बीच में उसे लेके आ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसे सुनेंगे। सचिंद्र नाथ सान्याल वे क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को बौद्धिक नेतृत्व प्रदान किया। उनका मानना देखो क्या कह रहे हैं, बौद्धिक नेतृत्व प्रदान किया। बौद्धिक नेतृत्व का मतलब समझते हैं आप कि मतलब कि एक तरह से यूँ कह लीजिए कि आप इंटेलेक्चुअली जो है लीडरशिप को इन्होंने जो है प्रोवाइड किया, क्या कहते हैं, लोगों के बीच में। ये क्या कहते हैं, ये एक विशिष्ट दार्शनिक थे। ये एक जो है एक अलग ही मतलब जो है आपके फिलोसोफर, मतलब लाइक यू कैन से द वेरी लर्नड, क्या कहते हैं, मतलब कि फिलोसोफर हुआ करते थे काफ़ी ज़्यादा। इनके सिद्धांत के बिना कोई आंदोलन अ, सफल नहीं हो सकता। यही कारण था कि भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी भी सचिंद्र नाथ सान्याल को अपना आदर्श मानते थे। सचिंद्र नाथ सान्याल ने वाराणसी को क्रांतिकारियों का सेंटर बना दिया था। वाराणसी को क्रांति का सेंटर बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी वो किसने? सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश भर के युवा क्रांतिकारियों को वाराणसी बुलाकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन करने में जो है सचिंद्र नाथ सान्याल का जो है बहुत इंपॉर्टेंटली नाम आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड में सरकारी खजाना लूटने का काम किया, जैसा कि हम पिछले कई सारी वीडियोस में हम सुन चुके हैं। काकोरी ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने माइजर काकोरी ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने माउजर का इस्तेमाल किया गया था। जर्मनी से जो माउजर बनाया गया था, मतलब जर्मनी में जो माउजर बनता है उसका इस्तेमाल जो है इस काकोरी कांड में किया गया था। और माउजर उस समय के हिसाब से अत्याधुनिक हथियार हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है मतलब कि आपका जो है मॉडर्न जो है वेपन के रूप में हुआ करता था, जो वो केवल जर्मनी में ही मिल सकता था। इसे भारत में लाने का मास्टर प्लान जो बनाया वो सचिंद्र नाथ सान्याल ने ही बनाया था। मतलब कि जो उस पर्टिकुलर जो वेपन को, जो आपका माउजर जो वेपन है उसको सत्येंद्र नाथ सान्याल ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। मतलब वही लेके आए थे इसको यहाँ पर, और बहुत ही ज़बरदस्त मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग लेके आए थे इसे। इसके लिए सान्याल ने वाराणसी में चुनार से लेकर 80 घाट तक तैराकी की प्रतियोगिता करवाई। तो इन्होंने क्या किया, सान्याल ने पहले जो है वाराणसी के अंदर, जो बनारस है, बनारस के अंदर इन्होंने क्या किया, चुनार से लेकर 80 घाट तक की जो है इन्होंने एक तैराकी की प्रतियोगिता कराई। और इस प्रतियोगिता में बीएचयू के छात्र केशव चक्रवर्ती को पहला स्थान मिला। इसमें जो है बीएचयू के एक स्टूडेंट हुआ करते थे केशव चक्रवर्ती, जो है उन्हें फर्स्ट पोजीशन इसमें जो है प्राप्त हुई। इसके साथ ही केशव को यह जिम्मा सौंपा गया कि भारत के लिए मेडल लाने के साथ वे 50 अत्याधुनिक माउजर की खेप भारत लेकर आए। केशव ने ये जिम्मेदारी खूब निभाई, तो उनको जो है मेडल दिया गया और उनको जो है जिम्मेदारी दी गई कि आप 50 जो है यहाँ पर जो है मतलब कि मॉडर्न जो है वेपन्स को इंडिया के अंदर आप लेके आएंगे। इन्हीं हथियारों से काकोरी कांड को सफल बनाया गया था, लेकिन बाद में इसमें शामिल ज़्यादातर क्रांतिकारी पकड़े गए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद लखनऊ में काकोरी षड्यंत्र का केस चला और सान्याल को जो है आजीवन काला पानी की सज़ा सुना दी गई। बाद में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और सचिंद्र नाथ सान्याल जो है इनको भी आपका जो है मतलब अंडमान निकोबार की जेल में भेजा गया काला पानी की सज़ा के लिए। इनके छोटे भाई भूपेंद्र को 5 साल और मनमथ नाथ को 14 साल की सज़ा हुई। तो मतलब मनमथ नाथ और क्या कहते हैं आपका जो है भूपेंद्र, मतलब तीनों भाई जो हैं इनके जो है मतलब कि इस इंसिडेंट में फंस गए। ये और क्या कहते हैं 5 साल और एक को 14 साल की सज़ा सुनाई गई, और इनको जो है ताउम्र जो है उम्र के जो है क्या कहते हैं इनकी सज़ा जो है सचिंद्र नाथ सान्याल को दी गई। इनके जो मेजर जो इंसिडेंट आपको याद रखना है वो क्या रखना है याद, कि सचिंद्र नाथ सान्याल जो है इनका जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है वो इंसिडेंट ये है कि इन्होंने वाराणसी के अंदर जो है ये तैराकी की प्रतियोगिता करवाई, और उस तैराकी की प्रतियोगिता के अंदर बीएचयू के छात्र केशव चक्रवर्ती जीते, जिसे जो है मेडल दिया गया। और उसके बाद उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जर्मनी से क्या लेके आएंगे, अत्याधुनिक माउजर जो है वहाँ से लाने की जिम्मेदारी जो है वो आपकी बनेगी। तो ये भी सचिंद्र नाथ सान्याल, जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके बारे में हिंदुस्तान नहीं जानता, वही आपको बताने की हमारी कोशिश है। अगला कैरेक्टर जो हमारे सामने है दैट इज़ दुर्गा भाभी। हर माँ अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती है, नो डाउट, ठीक है। परंतु देश की आज़ादी के लिए नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर जाने वाली माँ निसंदेह ही एक साहसी महिला रही होगी। अब एक सवाल आता है कि ये अपने बच्चे को मतलब जो है गोद में ले जाकर, गोद में क्यों ले जा रही है?
ठीक है। और इनको साहसी क्यों कहा जा रहा है इस बात के लिए, दैट इज़ ऑल्सो द कंसर्न। तो यह उस समय की बात है जब ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई और अंग्रेजी सरकार भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर के चप्पे चप्पे में ढूंढ रही थी। तो राजगुरु और आपका जो है भगत सिंह दोनों के दोनों फरार थे, क्योंकि सॉन्डर्स की हत्या में इनका नाम आ गया था। ठीक है। और ऐसे में क्या था कि उनको यहाँ से निकलना था। तो 2 दिन तक छुपे रहने के बाद राजगुरु ने एक योजना बनाई जिसके लिए एक और इंसान तक पहुँचना जरूरी था, और वो थी दुर्गा भाभी। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, वो थी दुर्गा भाभी। अब दुर्गा भाभी का क्या रोल था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी, जो कि क्या थी, क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा। ध्यान रखेंगे, नाम देखेंगे, ध्यान देखेंगे, नाम बहुत ही, पहले नाम याद रखेंगे तभी तो उनके इंसिडेंट याद रहेंगे। तो इसीलिए क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा जो है, क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा, ध्यान से नाम रखेंगे, इनकी पत्नी थी जिनका नाम था दुर्गा भाभी। और राजगुरु और आपका भगत सिंह जो है, ये किस केस में, सॉन्डर्स की हत्या के केस के अंदर जो है ये फरार है, इनको पुलिस ढूंढ रही है। अब इनको यहाँ से निकल के जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे में क्या हुआ कि राजगुरु ने उनसे मदद मांगी और कहा हमें लाहौर से बाहर जाना है। दुर्गा भाभी अपने बेटे के जन्म के बाद से क्रांतिकारी गतिविधियों से थोड़ी दूर रही थी। हालांकि पहले गतिविधियों में शामिल थी, लेकिन बाद में जो है ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो है थोड़ा सा दूर रहती थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह और राजगुरु को उनकी ज़रूरत है, वे फ़ौरन तैयार हो गई। और उसके बाद जो हुआ वह इतिहास का एक ऐसा किस्सा है जिसके बारे में जानकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। वह किस्सा जब वेश बदलकर भगत सिंह, दुर्गा भाभी और उनके बच्चे के साथ अंग्रेज़ों की नाक के नीचे से निकल गए थे। क्या आप जानना चाहते हैं ये सब कैसे हुआ? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वाकई में क्या कहते हैं, मतलब उनके नाक के नीचे से निकल गए ये लोग। ये मतलब आपका जो है दुर्गा भाभी, राजगुरु और आपका भगत सिंह और उनका जो बच्चा था वो सारे के सारे निकल गए। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि अंग्रेज़ों से अपनी पहचान छुपाने के लिए भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी हटा दी थी। सरदार के जीवन में जो है ना, मतलब समझ लो कि उनकी जो पगड़ी है और उनकी जो दाढ़ी है, ये मतलब समझ लो कि मतलब समझ लो कि ये सबसे बड़ा एसेट्स हैं उनके लिए, बहुत बड़ी संपत्ति होती है एक सरदार के जीवन में, ये जो कुछ भी है। तो इसको हटाना वाकई में एक अपना, आप कितनी सारी मूवी में देखते होंगे कि सरदार के जब कोई पग पे हाथ रख देता है कोई विलन या कोई कैरेक्टर, तो फिर झट पागल हो जाता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होती, वाकई में उससे फीलिंग जुड़ी हुई है। और ऐसी चीज़ को दूर करने में जो है इंसान कई बार सोचता है, लेकिन देश के लिए सब कर मिटने के लिए जो है तैयार हैं ये लोग। ठीक है। और जो है आपका दुर्गा भाभी भौचक रह गई कि क्योंकि भगत सिंह तो बिल्कुल ही भी पहचान, अच्छा इन्होंने जब हटाया तो बिल्कुल ही पहचाने, क्योंकि भाई सरदार, अब उनको एक सरदार और एक बिल्कुल क्या कहते हैं, मतलब जो है एक वैसा कैरेक्टर, जो कैरेक्टर मतलब बिल्कुल जैसे दाढ़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है, एकदम वैसा। अब सडन से कोई सरदार इस कैरेक्टर में आ जाएगा, आप जब सोचिए नवजोत सिंह सिद्धू जो है, अगर वो पूरी दाढ़ी वाड़ी कटवा के और पग हटा के अगर पूरा जो है एक ऐसे लुक में आ जाए, मतलब कि आपका जो है एक, जैसे मैं जिस लुक में हूँ इस लुक में आ जाऊँ, तो कहीं ना कहीं आप शॉक तो हो जाएंगे ना, या एटलीस्ट हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें रिकॉग्नाइज ना कर पाए, उन्हें पहचान ना पाए। उसी तरह का इंसिडेंट इनके साथ भी था। तो उन्होंने अगले दिन यानी 20 तारीख की सुबह लाहौर से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन के लिए 3 टिकट ली। भगत सिंह अपनी पत्नी दुर्गा और अपने बच्चे के साथ पहले दर्जे में बैठने वाले थे। उनके नौकर बने राजगुरु के लिए तीसरे दर्जे का टिकट लिया गया था। तो नौकर के रूप में कौन था? राजगुरु। और आपका जो है दुर्गा भाभी और भगत सिंह दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ बन के और उनके बेबी के रूप में जो है ये तीनों के तीनों निकल गए वहाँ से। तो ये दुर्गा भाभी का आप सचिंद्र नाथ सान्याल और दुर्गा भाभी के बारे में शायद उतना नहीं जानते होंगे, आई एम श्योर। तो आपको इस बुक के थ्रू देखो ये पता चला ना, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, और उसके बाद जब डिटेल में मन करे पढ़ने का तो डिटेल में स्टडी करना जो भी है। ठीक है। उसके बाद जो अगला, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्टेशन पर पहुंचते हुए सबके दिल में दुखी लगी हुई थी कि कहीं कोई पहचान न ले या कुछ हो न जाए। लेकिन अंग्रेज तो एक पगधारी सिख को ढूंढ रहे थे। अंग्रेजी सूट बूट और हैट में सजे नौजवान पर उनका ध्यान गया ही नहीं। भगत सिंह मतलब एकदम सज धज के और सूट बूट पहन के एकदम हैट लगा के जो है वो निकले थे। तो इस वजह से आईएनटी मतलब उनको पहचान ही नहीं पा रहा था कोई, कि भाई क्या कहते हैं, मतलब उनको लगा ही नहीं कि यार कोई सरदार, मतलब वो तो सरदार को ढूंढ रहे थे, उनको तो पता था कि ये भाई ये तो सरदार, तो ऐसे कोई फोकस नहीं करता उतना। उसके बाद क्या हुआ कि जिसके साथ उसकी पत्नी, छोटा बच्चा भी था, किसी को कोई शक नहीं हुआ। स्टेशन के भीतर जाकर उन्होंने कानपुर की ट्रेन ली और फिर लखनऊ में ट्रेन बदल ली।
पहले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वहाँ से मतलब स्टेशन के भीतर जाकर उन्होंने कानपुर की ट्रेन ली और फिर लखनऊ में ट्रेन बदल ली उन्होंने, क्योंकि लाहौर से आने वाली सीधी ट्रेनों में भी चेकिंग जारी थी। लखनऊ में राजगुरु अलग होकर बस बनारस चले गए और भगत सिंह, दुर्गा भाभी और उनका छोटा बच्चा हावड़ा के लिए निकल गए। तो देखो ये लोग क्या हुआ कि मतलब कि लखनऊ में ये लोग क्या कर, ये इन्होंने क्या किया कि लाहौर से आने वाली ये क्या कर रहे थे कि इन्होंने क्या किया कि आपका जो है स्टेशन के भीतर जाकर इन्होंने कानपुर के लिए ट्रेन ली, कानपुर की ट्रेन ले ली इन्होंने, ठीक है, और फिर लखनऊ में ट्रेन बदल ली। तो लखनऊ में इन्होंने ट्रेन बदल ली, कानपुर के लिए इन्होंने ट्रेन ली थी, क्योंकि लाहौर से आने वाली सीधी ट्रेनों में भी चेकिंग जारी थी। लखनऊ में राजगुरु अलग हो गए और उसके बाद वो बनारस चले गए और भगत सिंह और ये जो है हावड़ा निकल गए पश्चिम बंगाल, ठीक है। और उसके बाद जो है कलकत्ता में ही भगत सिंह की वे मशहूर तस्वीर ली गई थी जिनमें उन्होंने हैट पहन रखा है। इस तरह दुर्गा भाभी भगत सिंह को अंग्रेज़ों की नाक के नीचे से निकाल लाई और उन्होंने देश के वीर जवानों की सहायता के लिए अपने घर से निकलकर हिम्मत से परिस्थिति का सामना किया। वे अपने बच्चे के जन्म के बाद से इन सब क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर थी, परंतु समय की मांग को देखते हुए वे भी इस आग में कूदने को तैयार थी। वे अपनी बातों पर अड़कर खड़ी रही और अपने मन के डर को दबाकर एक मजबूत खंभे की तरह डट गई और जो मन में सोच लिया उसके लिए आगे की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने परिस्थितियों में डटकर खड़े रहने का फैसला किया। तो दुर्गा भाभी शायद अगर आप इनसे रूबरू हुई हैं, अगर आप सारे रूबरू हुए हैं इनसे, तो मैं चाहूँगा कि आप इनके बारे में डिटेल स्टडी करें और ज़रूर मतलब समझे कि मतलब कि और मतलब ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि इंसान एक, वो अलग बात है कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से इंसान पॉपुलर हो जाता है लाइफ के अंदर इवेंट के थ्रू कभी कभी, लेकिन उसके पीछे जो है उसका एक लंबा संघर्ष रहता है, एक लंबा उसका चरित्र रहता है। उस चरित्र को अगर जानना है तो आप डिटेल में स्टडी करें इनके बारे में, दुर्गा भाभी के बारे में। और इनके हस्बैंड का नाम ध्यान रखेंगे आप, जो है आपके जो भगवती चरण वोहरा जो इनके पति हैं, और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के जो हैं मतलब कि आपका जो है सदस्य हैं, ठीक है ना। और सजेंद्र नाथ सान्याल जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो HRA की स्थापना की थी सजेंद्र नाथ सान्याल, और इनके बारे में भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और केशव चक्रवर्ती जिनको पहला स्थान मिला था, इनके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आएंगे जतिन दास। जतिन दास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कोलकाता के एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मे जतिंद्र नाथ दास, कोलकाता के एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मे जतिंद्र नाथ दास महज 16 साल की उम्र में ही देश की आज़ादी के आंदोलन में कूद गए थे। इन्हें जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम मतलब जतिंद्र नाथ दास पूरा नाम था, लेकिन जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है। और 16 साल की उम्र में जो है ये भी जुड़ गए, ठीक है। 16 साल की उम्र वह उम्र जब बच्चे अपने और अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, अपने शौक़ पूरे करने की कोशिश करते हैं। उस नन्ही सी उम्र में जतिंद्र ने देश के लोगों के बारे में सोचा। उन्होंने लाहौर असेंबली में बम फेंका जिसमें कई ब्रिटिश अधिकारी मारे गए थे। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने उन्होंने लाहौर असेंबली में बम फेंका था, ध्यान रखेंगे, जतिन दास ने लाहौर असेंबली में बम फेंका था, और जिसमें कई ब्रिटिश के अधिकारी मारे गए थे। और जो है इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने उनके साथियों को पकड़ने के लिए गतिविधियां तेज़ कर दी और उन्हें पकड़ लिया गया। उन दिनों जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों की हालत एकदम ख़राब थी। जेल में लोगों की ज़िंदगी नर्क बनी हुई थी। उनके कपड़े महीनों नहीं धोए जाते थे, तमाम गंदगी में खाना बनता और परोसा जाता था। इसमें धीरे धीरे भारतीय कैदियों में गुस्सा बढ़ता गया और जेल में फिर मौत। इस अटल प्रण के साथ उनकी क्रांतिकारी भूख हड़ताल शुरू हुई। जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल किया जतिन दास ने, ठीक है। उसके बाद जीत या फिर मौत, इस अटल प्रण के साथ उनकी क्रांतिकारी भूख हड़ताल शुरू हुई और उनका मानना था कि संघर्ष करते हुए गोली खाकर या फांसी पर झूलकर मरना शायद आसान है, क्योंकि उसमें अधिक समय नहीं लगता, पर अनशन में व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है। ऐसे में यदि उसका मनोबल कम हो तो संगठन का मूल उद्देश्य खतरे में पड़ जाता है। यकीनन ये बात सच है। आप गोली खा के मरते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो ये वन टाइम और बहुत ही फास्टेस्ट मतलब डेथ है। बट अगर आप अनशन का फैसला लेते हैं तो यकीनन उसके अंदर क्या होता है कि एक लंबे समय तक आपको जो है अपने मनोबल को जो है वो बना कर रखना होता है। और ऐसे में जो है आपके इस चीज़ की परीक्षा हमेशा रहती है कि आपका वो मनोबल टूटे ना, वरना जो है आपका मूल आधार जो आपका जो संकल्प है, जो उद्देश्य है आपके इस पूरे के पूरे संघर्ष का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। तो
ये इनको भी एहसास होने लगा। हड़ताल तोड़ने के लिए जेल अधिकारी स्वादिष्ट भोजन, मिठाई और दूध आदि इन क्रांतिकारियों को देने लगे। सब क्रांतिकारी ये सामान फेंक देते थे, पर जतिंद्र कमरे में रखे होने पर भी खाने को छूना तो दूर देखते तक न थे। जेल अधिकारियों ने जबरन अनशन तुड़वाने का निश्चय किया। वे बंदियों के हाथ पैर पकड़कर नाक में रबर की नली घुसेड़कर पेट में दूध डाल देते थे। जतिंदर के साथ ऐसा किया गया तो वे जोर से खांसने लगे। इससे दूध उनके फेफड़ों में चला गया और उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। जेल प्रशासन ने उनके छोटे भाई किरण चंद्र दास को उनकी देख रेख के लिए बुला लिया, पर जतिंद्र नाथ दास ने उसे इसी शर्त पर अपने साथ रहने की अनुमति दी कि वह उनके संकल्प के बीच नहीं आएगा। इतना ही नहीं, यदि उनकी बेहोशी की अवस्था में जेल अधिकारी कोई खाना या दवा इंजेक्शन देना चाहे तो वो ऐसा नहीं होने देगा। हड़ताल के 63वें दिन पर भी उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जतिंदर ने इस दुनिया से विदा ले लिया। सिर्फ 24 साल की उम्र में भारत माँ का यह सच्चा सपूत अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। यह देश के लिए सच्चा जज्बा और प्यार, न उम्र न सेहत देखता है तो केवल अपना देश। तो जतिन दास की दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि लाहौर असेंबली में इन्होंने बम फेंका और काफ़ी सारे अंग्रेजी अधिकारियों की डेथ हुई, जिसकी वजह से इनको जो है जेल में बाद में भेजा गया। और जेल में जब इन्होंने देखा कि वहाँ के कैदियों के साथ जो है वो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उनको खाने में गंदे खाने, गंदे कपड़े, मतलब ऐसे ही पड़ोस देना, इसी तरीके गंदे आपके जो मतलब कि जो जहाँ पर इनको रखा जाता था वो जगह भी इतनी गंदी होती थी, ना सफाई, इस तरह का हाल। तो इसीलिए वो अनशन में बैठ गए और 63 दिन तक लगातार अनशन में रहने के बाद उनकी मृत्यु हुई और 24 साल की उम्र में जो है उनकी डेथ हो गई। ठीक है, और ये जो है आपका 16 साल की उम्र में जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर जो है शामिल हो गए थे। तो इस तरह से आपने जतिन दास के बारे में जाना और इससे पहले जो है अभी दुर्गा भाभी के बारे में स्टडी करके आए। तो कुल मिला के जो है दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो हमें समझना है। इसके बाद आपको दो कैरेक्टर और मिलेंगे, एक होगा करतार सिंह सराभा और एक रास बिहारी बोस। दोनों इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे कैरेक्टर्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है, अब बहुत जल्दी समझ जाएंगे हम लोग।